हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का सुर्खियों में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक जो आप लोगों को जानना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, बंद कैदियों को निशुल्क और समय पर कानूनी सहायता। एक्चुअली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है, एक निर्देश है, जो सारे विधिक प्राधिकरण या न्यायिक प्राधिकरण है, उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इस संपूर्ण विवरण को हम लोग समझेंगे और इसमें जो पॉइंट्स है, पहले आप लोग समझेंगे कि किन बिंदुओं पर बात होगी। सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो आदेश है उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये आदेश के मायने क्या है। तीसरा, हम लोग देखेंगे कि इसमें मानवाधिकार के क्या मुद्दे हैं। ठीक है, मानवाधिकार के क्या मुद्दे। तो तमाम चीजों को देखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि बंद कैदियों को समय पर निशुल्क कानूनी सहायता, विधिक सहायता जो मिलना है, उसके बारे में यह दिशा निर्देश। बहुत सारे लोग जेल में होते हैं, बहुत सारे लोग कानून के समक्ष अपनी दुहाई लगाने में समर्थ नहीं होते, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो उसके लिए हमारे देश में व्यवस्था है, इसी व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके पॉलिटी के सेगमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी के साथ साथ ये आपका करंट अफेयर का भी पोर्शन है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में जितने भी कैदी हैं, ठीक है, जो भी बंद है, जिनके मानवाधिकार के मुद्दे हैं, उसको कैसे निशुल्क कानूनी सहायता मिले, इन सब के ऊपर अपना दिशा निर्देश एक गाइडलाइन जो है वो जारी किया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको आप लोग समझिए। यहां सबसे पहले एक शब्द है, उसको पहले समझना, नालसा। ठीक है, शब्द क्या है? नालसा। देखो, नालसा जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, एक अथॉरिटी है जो सेवा देता है, वो भी मुफ्त में, फ्री में। कैसा? विधिक। विधिक कहने का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, अगर किसी के ऊपर किसी तरह का चार्जशीट लगा हुआ है, तो ऐसे में उसके पास अगर आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे कैसे मिलेगा न्याय। तो इस न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कैसे उसे मिले। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नालसा इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है। एक शब्द और है, प्लैक्स। प्लैक्स मतलब कैदी विधिक सहायता क्लिनिक। कैदी विधिक सहायता क्लिनिक। ये प्लैक्स जो है, ये एक्चुअल में है क्या? जितने भी कैदी होते हैं, अगर उनको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह का उनका कमी आता है या स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उसके, या हेल्थ में इश्यू आ रही है, तो उसको ये क्या करता है, निगरानी रखता है और उसको जो आवश्यक तंत्र है, सिस्टम है, वो मुहैया कराता है। ठीक है, अब ये जो पूरा न्यूज था, ये पूरा न्यूज आपको कवर करके मैं एक साथ दे रहा हूं। अब इसके कुछ बिंदु हैं जिसपे मैं बात करूंगा। बेसिक जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि हमारे देश में जितने भी कैदी हैं, ठीक है, जितने भी बंदी बनाए गए लोग हैं, या वैसे लोग जिनको कि कानून के समक्ष पहुंचने में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन मुफ्त में सलाह देता है कि आप कैसे अपने आप को इस जंग से आप कैसे जीत सकते हो, इस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, अब इसी में सबसे जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसने अपने निर्णय कुछ दिए हैं, उसको हम लोगों को देखना है। तो चलो आओ, कम टू दी पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को निशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है। विधिक सेवा प्राधिकरण कौन है? विधिक मतलब हुआ विधि से संबंधित जो सर्विस दे, वो अथॉरिटी, और ये फ्री होगा। ठीक है, क्योंकि जब यहां सेवा शब्द जुड़ गया मतलब ये फ्री होगा। ठीक है, और ये एनजीओ हो सकता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, सरकार के द्वारा कोई बनाया गया पोर्टल हो सकता है, जैसे दिशा पोर्टल। ठीक है, अब जैसे लोक अदालत के बारे में आप लोग सुनते हैं,
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कुछ मुख्य निर्देश है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोर्ट के द्वारा जो प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं उसमें सबसे पहले नालसा को दिया गया है निर्देश कि वो अपने क्रियाकलाप में जो मानक है, जो संचालन की प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता पूर्ण वो कार्य करे और एक क्रियान्वयन जो बेहतर हो उसको सुनिश्चित करे। तो नालसा याद रखना, ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। जैसे देखो झारखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जब वो अपना अभिभाषण दे रही थी तो एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया जिसका उन्होंने नाम रखा था झालसा। तो झारखंड में झालसा जो है वो विधिक सेवा प्राधिकरण है, यानी कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक जो सोशल जस्टिस है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा शब्द यूज किया गया था, इसे आप सर्च करना, इसके बारे में देखना। अब इसी का जो केंद्रीय स्वरूप है उसको नालसा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो बिहार में होगा तो वो हो जाएगा बालसा, ठीक है, यानी कि बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण। अब ये जो है 5 राज्य और जिला स्तर के जो विधिक प्राधिकरण है उनके साथ सहयोग करके 2022 की मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, इसको गाइडलाइन मिला है। इसमें विधिक प्राधिकरण जो जिला स्तर पे है, मान लो जिला में जिला न्यायालय है या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा लोक अदालत लगा लिया गया है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो नालसा उसे तय करता है कि कैसे अथॉरिटी काम करेगी और कैसे त्वरित कार्रवाई करेगी, ठीक है। साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया को समय समय पर अपग्रेड भी किया जाएगा कि कैसे उसमें डिजिटली हम चीजों को प्रोवाइड कराएं, कैसे ऑनलाइन चीजें हो जाए ताकि लोग घर बैठे डिजिटली चीजों का समाधान प्राप्त कर सके, ठीक है। तो कैदी विधिक जो सहायता क्लिनिक है इसमें भी मैंने आपको बताया कि इनके जो अधिकार में वृद्धि की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनका जो है अधिकार जो भी है इन क्लिनिकों का उसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए। इसको देखो, जब इसकी पूरी समीक्षा को समझोगे, जब पूरे वीडियो को देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं इसमें एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने कितने बड़े तथ्यों को सामने रखा है। अब यहाँ पे है कि आधारित कुछ सुधार, जागरूकता पैदा करना और प्रभावी संचार के बारे में ये बात करना, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, देखो हमारे यहाँ कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला न्यायालय बहुत सारे ऐसे विवादों से या फिर केसेस वहां पे लंबित पड़े हुए हैं जिसको कि सॉल्व करना एक लॉन्ग टर्म का प्रक्रिया हो जाता है। ऐसे में सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता। तो सोशल जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए जितने भी अथॉरिटी है उसमें कुछ आधारित सुधार की बात की गई है। फिर कैसे लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि लोग इस जितने भी प्राधिकरण है उसके बारे में जान सके कि भाई ठीक है आपके पास पैसा नहीं है, आप बड़े वकील नहीं बुक कर सकते हो अपने केस को लड़ने के लिए, तो आपके पास कुछ ऐसे लाइन सुविधाएं हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं और उसका प्रयोग करके आप इस जंजाल से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसी में नालसा है, प्लैक्स है और भी है दिशा पोर्टल जिसका मैंने बात किया। तो ये जो विधिक सहायता है इसमें जो आधारित सुधार की बात की गई इन प्राधिकरणों में, तो कानूनी सहायता सेवाओं से संबंधित जो डेटा है उसको नियमित रूप से अपडेट करने का बात इस पे किया गया है कि जो भी डेटा रहेगा उसको अपडेट किया जाए, उसमें जो कमी है, त्रुटि है उसको दूर किया जाए। इतना बड़ा देश है, बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे न्याय के विषय है ना, सोशल जस्टिस के, जैसे महिलाओं के मुद्दे, बच्चों के मुद्दे, दिव्यांगों के मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, है ना, आपदा के मुद्दे हो सकते हैं। तो इन सारे मुद्दाओं का जो डेटा है वो बेहतर कलेक्शन के साथ रखा जाए। ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर में कैसे सुधार करना। अगला आपका आता है लीगल एंड डिफरेंस काउंसिल यानी विधिक सहायता बचाव वकील। ये बोल रहा है कि ऐसा संरचना का निर्माण किया जाए जिसमें बॉडी में कुछ वकील हो उस पूरे मंच में और वो कॉलिंग के माध्यम से विधिक सहायता लोगों को पहुंचाएं। क्योंकि देखो आजकल हो क्या रहा है, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज में लगी हुई है, लोग कॉल करते हैं और बाय लॉ जो भी जानकारी है वो लेते हैं, उसके लिए पेमेंट करते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये एक इंडस्ट्रीज के रूप में उभरते जा रहा है। अब उसके लिए गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो भी बहुत सारे क्रियाकलाप में लगी हुई है कि कैसे हम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें, क्योंकि अधिकारों के हनन अधिक होते हैं
जो निचले तबके के लोग हैं, तो उनको कैसे आर्थिक रूप से उनको बोझ भी ना पड़े, न्याय भी मिले, तो उसके लिए कार्य कर रहा है। तो जागरूकता पैदा करना भी इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा प्राधिकरण, अथॉरिटी भी है इंडिया में जो इसके लिए काम करता है। फिर प्रभावी संचार। प्रभावी संचार क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरणों को कैदियों, जेल का दौरा करने वाले वकीलों और पैरालीगल जितने भी वॉलंटियर्स हैं, इसके साथ कैसे नियमित रूप से संवाद करें, इसके लिए एक संचार माध्यम होना चाहिए जो कि प्योरली डिजिटल होना चाहिए। तभी हाईकोर्ट को संबंधित राज्यों में उपलब्ध विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में अपनी वेबसाइट पर भी जानकारी रखें। तो देखो, चूंकि भारत जो है डिजिटल इंडिया की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, न्यू इंडिया की ओर मूव कर रहे हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था में कैसे सब कुछ डिजिटल हो जाए, इसकी ये बात करता है। फिर कहता है नियमित रिपोर्टिंग। जैसे मान लो DLSAS यानी डालसा, इसको ऐसे समझो, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किसे बताएगा? जो राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण है, और वो बताएगा अपग्रेड करके नालसा को, यानी राष्ट्रीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो ये सब जितने भी हैं, ये बात कर रहा है हायरार्की का को, कि अगर कोई भी डेटा जिला के पास है, ठीक है, तो उसका सेवा का प्राधिकरण जो है जिला वाला, वो राज्य को भेजेगा, और जो राज्य है वो भेजेगा नालसा को, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा। तो इससे एक हायरार्की मेंटेन होगा, और देश में डेटा जो है वो एक जगह रहेगा, और रियल टाइम डेटा चेक कर सकेंगे लोग कि भाई हमें जो न्याय व्यवस्था मिलना था वो मिल पाया या नहीं। अब भारत में अगर बात करें कि निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता, इसका क्या यहाँ पे वर्तमान में स्थिति है, तो इसको समझना कि निःशुल्क कानूनी या विधिक सहायता क्या होता है। एक तो कानून तुम्हें प्रॉपर वे में सारी जानकारी देगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आपके साथ किसी तरह का जोर जबरदस्ती हुआ है, तो आप कैसे उन चीजों से बाहर निकलेंगे। तो आज क्या होता है, पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो या कचहरी हो, वहां पे आपको हेवी खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपके पास भारत में ऐसे बॉडीज हैं जो आपको इस खर्च से बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो भारत में विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च वहन करने में विधिक सहायता में वो सक्षम नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से वो कमजोर है। तो उनके लिए भारत में बॉडीज का निर्माण किया गया है कि कैसे वो इस चीज से बाहर निकले बिना पैसा लगाए। जैसे अनुच्छेद 21 जो है भारत का, इसमें प्रावधान भी किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर एक व्यक्ति है, वो चाहेगा कि हम स्वयं अपनी मर्जी से अपने प्राण का त्याग कर दें, तो देश का संविधान ऐसी इजाजत नहीं देगा। ठीक है, देश का संविधान ऐसी इजाजत से नहीं देगा। इसके लिए इसे क्या करना होगा, कार्य जो संवैधानिक रूप से वही होगा। जैसे मान लो एक मरीज है ना, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, ठीक है, बेड पे वो आराम से सोया हुआ है। अब इस मरीज को ऐसा लग रहा है कि उसे मृत्यु मिल जाता तो वही ठीक था। तो इस तरीके से तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर जितने भी 80+ वाले लोग हैं उनको इंजेक्शन देके मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देश में अनुच्छेद 21 भी है जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई नियम या कानून के तहत उसे वंचित ना कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति मान लो फांसी लगा के मरता है, तो ऐसा नहीं है कि वो फांसी लगा के मर गया तो ये भी गैर कानूनी है। ठीक है, इसके लिए आपको दंड की सजा मिल सकती है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि किसी भी मुजरिम को जो है फांसी की सजा हुई तो वो बाय लॉ होगा, क्योंकि उसने वो क्राइम किया। ठीक है, ये एक रूल है, याद रखना। तो ये तो संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 39A जो है ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है। किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है। ये आया आपका कब? 1976 42वां संविधान संशोधन में। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से दूर ना रह जाए। और ये आया कब है?
तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वैधानिक प्रावधान का अगर बात किया जाए, संवैधानिक का मैंने बात किया अनुच्छेद 21 और 39A। वैधानिक प्रावधान क्या है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, जो कि यह अधिनियम 1995 में लागू हुआ था। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करना और इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर, जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। फिर आगे कहता है कि इसमें कुछ संगठन को भी बनाए जाने की बात की गई है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय को जो रिपोर्ट करने का काम करेगा। अब एक और धारा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341, जो कि न्यूज में था। ये क्या है? इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, एक व्यक्ति है ना, ये अभियुक्त है, यानी कि ये क्या कर रहा है? ये केस लड़ रहा है। अब ये केस लड़ रहा है तो इसके पास क्या है? साधन नहीं है, तो वहां राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रावधान मतलब प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अब स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि इसे वकील मुहैया कराए और बोले ठीक है, तुम्हें एक सरकारी वकील देता हूं, तुम इसके माध्यम से केस लड़ लो और अगर तुम सही हो तो तुम इसमें जीतोगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। फिर इसी में बात करता है नालसा के बारे में। नालसा क्या करता है? यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित किया गया है, जो कि एक वैधानिक निकाय है। यानी संविधान भी आपको, वैधानिक निकाय भी, दोनों निःशुल्क सहायता आपको करने के लिए तैयार है। अगर आप विधिक लेना चाहते हैं तो, न्याय सुनिश्चित करवाना चाहते हैं तो 39A और 87 का जो आपका एक्ट है उसके माध्यम से। फिर यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इस प्रावधान के तहत कौन से लोग इसके लाभ उठा सकते हैं? तो महिला और बच्चे, अगर इनके साथ किसी तरह का जोर जबरदस्ती हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो इस कानूनी सहायता के पात्र होंगे। ST/SC के सदस्य, औद्योगिक कामगार, मान लो कोई व्यक्ति है किसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, अब ये आदमी अपने मन तन धन सब कुछ लगा के काम किया, लेकिन इसकी वहां पर मौत हो गई, तो ये जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था, उस इंडस्ट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी मुहैया कराना है खर्च, वो इसके परिवार को देगा। तो अगर इसका परिवार कमजोर है आर्थिक रूप से, तो कैसे मिलेगा? तो उसमें जो कानूनी सहायता है, यही जो प्राधिकरण है वो प्रोवाइड करवाएगा और बाय लॉ इसे वो मुहैया कराया जाएगा इसके परिवार को, जो भी राशि होगी, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है। सामूहिक आपदा आ गया कहीं पे, मान लो कहीं पे जैसे गैस लीक हो गई, अभी चेन्नई में हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो उसको कैसे, ये सामूहिक आपदा होगा, उसको कैसे अब मिलेगा? तो इसी में देखो, जैसे झारखंड में ही बहुत सारे बच्चे सिपाही का दौड़ रहे थे, उत्पाद सिपाही का, तो करीब 10 से 20 बच्चे की मौत हो गई दौड़ते दौड़ते। तो ये जब इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार के द्वारा 4-4 लाख रुपया क्या दिया गया? मुआवजा दिया गया सबको। तो ये क्या हुआ? ये सामाजिक न्याय हुआ ना उसके साथ। निरीजातीय हिंसा, किसी तरह का जातिगत हिंसा हो गया है ना, राइट्स हो गए, कुछ लोग मर गए, उनको भी फंड देने की बात की जाती है। जातिगत उत्पीड़न हुआ, ST/SC के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव हुआ या फिर OBC के साथ हुआ, तो उनके लिए ये चीजें शामिल है। बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, बाढ़ में लोग मर गए, बह गए, तो उनको भी न्याय दिया जाएगा। सूखा आ गया है ना, पानी की कमी के कारण लोग मर रहे हैं, तो उनको भी वो सहायता दी जाएगी अगर वे केस करते हैं सरकार से, भाई हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। फिर कहता है भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार लोग, इंडस्ट्रियल जो जितना भी आपका आपदा आता है, डिजास्टर आता है, उसमें कुछ लोग मर गए। दिव्यांगजन, जो विकलांग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, नहीं लड़ सकते हैं कोर्ट में जाके, वो भी जाके उनको विधिक सहायता देने का काम नालसा का है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत उन्हें प्रदान किया जाएगा। कुछ और भी चीजें इसमें, जैसे कोई संरक्षण गृह या किशोर गृह में हिरासत में रखा गया व्यक्ति है, ठीक है, या कोई मनोरोग या मेंटल पागल है कोई, ठीक है, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, उसमें उसको मिलेगा ये सेवा का लाभ, ठीक है। वैसे व्यक्ति जिसका 1 लाख रुपए से कम वार्षिक इनकम है, उसको भी ये सहायता मिल सकता है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राज्य सरकार जो है उच्चतर सीमा निर्धारित कर सकता है। जो ये 1 लाख वाला है, स्टेट को लग रहा है कि नहीं, जो 2 लाख रुपया से अधिक कमा रहे हैं या 2 लाख रुपया तक कमा रहे हैं, उनको भी हम देंगे, जो ये प्राधिकरण है उसका लाभ, निःशुल्क हम उसको कानूनी सहायता देंगे। तो
वो कर सकती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसके हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट का अगर बात किया जाए कि इसमें सेवा समिति की यह सीमा कितनी है, तो 5 लाख रुपए याद रखना। कोई व्यक्ति ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गया, उसके अंग बेच रहे थे लोग, है ना, और वो पकड़ में आ गया, तो उसको भी कानूनी लड़ाई लड़ने का हक है, उसको भी विधिक सहायता मिलेगा। या फिर कोई लोग हैं जो बेगर से यानी भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, है ना, उनको जबरन ये कार्य करवाया जा रहा है, वे भी इस तरह के जो सेवा है, जो अधिकार है, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसका महत्व क्या है? बेसिकली जो निःशुल्क विधिक सहायता होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो सोशल वेलफेयर होता है ना, सोशल जस्टिस होता है इसके साथ। फिर कहता है व्याप्त जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, वो कहीं ना कहीं दूर होता है। जो भी लोग कमजोर वर्ग हैं, जो भी समुदाय बहुत कमजोर है, भेदभावपूर्ण वो सामना कर रहे हैं, वहां पे सामाजिक न्याय का बढ़ोतरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यह कानून द्वारा गारंटी स्वरूप दिए गए अधिकार और लोगों के इन अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता के बीच मौजूद अंतर को कम करने में मदद करता है। यानी आपकी जो कैपेसिटी है, आपको लग रहा है नहीं भाई मुझे यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसका महत्व ये है, अगर ये अथॉरिटी अच्छे से ये प्राधिकरण काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो क्षमता है वो भी तो वृद्धि होगी। तो ये हॉलिस्टिक अप्रोच में देखो कि इसका महत्व भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अधिकारियों की सुरक्षा होगी, निष्पक्ष सुनवाई होगी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार इन्हें मिल पाएगा। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कानून संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना, जो कि मैंने आपको बताया, कानून के शासन को मजबूत करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है, खुद कोर्ट का ये काम है। अब इसमें सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे दिशा। दिशा क्या है? डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक एसेस, यानी कि भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य कानूनी मुकदमे से पहले विवाद निवारण तंत्र को मजबूत करना है। अब देखो यहाँ पे दिशा क्या है? दिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल था। इस पोर्टल में जितने भी लोग को न्याय सुविधा चाहिए था, यहाँ पे आते और वो क्या करते, लॉग इन करते, आईडी बनाते, वो रियल टाइम डेटा उनको प्राप्त होता। ठीक है, फिर एक टैली लॉ है। टैली लॉ क्या है कि भाई एक वकीलों का टीम बैठा हुआ है और जितने भी वकील हैं ये फोन पे जो है वो बता रहे हैं कि नहीं आपको ये करना चाहिए, आपको इस एक्ट के तहत जाना चाहिए, आपको ये धारा लगा देना चाहिए। ठीक है, फिर ये टेली लॉ भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये भी किया गया। दिशा पोर्टल, टेली लॉ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्याय बंधु कार्यक्रम। न्याय बंधु कार्यक्रम में क्या है कि न्याय पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक विशेष जनता के कल्याण से जुड़े कुछ वकील होते हैं जो टीम बेस्ड काम करते हैं और न्याय पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये हुआ न्याय बंधु कार्यक्रम। न्याय मित्र कार्यक्रम। न्याय मित्र कार्यक्रम क्या है? इसमें हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित 10 से 15 वर्ष पुराने मामलों को, सिविल हो या क्रिमिनल हो, दोनों प्रकार के मामलों के निपटान को सुगम बनाता है। कौन? न्याय मित्र कार्यक्रम। फिर आता है लोक अदालत। लोक अदालत तो लोक मामलों को क्लियर करने का काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लंबित मामले है वो यही पड़े हुए हैं। तो लोक अदालत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना। अगला आपका इसमें जो लोक अदालत, न्याय मित्र कार्यक्रम, न्याय बंधु कार्यक्रम, दिशा और टेली लॉ, ये 5-6 चीज अपने दिमाग में आप रखिएगा, जो कि भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए या फिर जितने भी लोग हैं जो न्याय की गुहार लगाते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए ये सारे लोग कार्य कर रहे हैं। ये सारा जो संगठन है वो कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, मैंने जो बात किया था, हाँ, इसमें मैंने आप लोगों के लिए बात किया था 4 स्टेज पे। एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, है ना, जिला के स्तर पे, जिला के स्तर पे था सेवा प्राधिकरण, है ना, एक था राज्य के स्तर पे विधिक सेवा प्राधिकरण, और केंद्र के स्तर पे था नालसा, है ना, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये 3 स्टेज आप लोग याद रखिएगा जो भारत में विधिक सहायता मुहैया कराने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या चीजें कही गई हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारदर्शिता की बात की गई है ना, पारदर्शिता की बात की गई है, संचार की बात की गई है, डेटा मैनेजमेंट का बात किया गया है, और इसमें क्या बात किया गया है? अधिकारों की, फ्लैग्स के अधिकारों की सुनिश्चितता की बात की गई है। ठीक है, तो ये अब मेंस का ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मेंस में आपसे ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में, भारतीय न्याय व्यवस्था में नालसा की भूमिका का वर्णन करें, ये पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोगों को एक अप्रोच दिमाग में बैठाए रखना है। ठीक है, अब आप लोगों को बताएं कि रेगुलर यहाँ पे क्लासेस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक सबका दिया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुर्खियों में जो भी बिंदु रह रहा है आप लोगों को वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। थैंक यू।